हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम 2022 टू टिल 2024, जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन करीब करीब इस एक्ट से, इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट से 4 क्वेश्चन आया था। मैं उसको भी कंसिडर किया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ इट इज, क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अगर, देखो एक क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया था एंड 2013 में भी रिपीट हुआ, 2017 में अगेन रिपीट हुआ एंड 2021 में अगेन रिपीट हुआ एंड 2022 में अगेन रिपीट हुआ। देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं आपको और दिखाऊंगा कि जो प्रीवियस 2015 में एग्जाम पूछा गया था वही सेम डिटो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, मेड अंडर कोerशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑप्शन बी, मेड विथ माइनर एंड ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन म्यूचुअल मिस्टेक एंड ऑप्शन डी, मेड ऑफ इलीगल पर्पस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन ए। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4 केस में होता है। कितने केस में? 4 केस में। वो 4 केस क्या है? CUFM, C फॉर कोerशन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फ्रॉड, M फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड इसका सेक्शन है क्वेश्चन का 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17 एंड मिसरिप्रेजेंटेशन 18। देखो सेक्शन भी याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो सेक्शन दे देते हैं, वो उससे मैच करना है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का सेक्शन कौन सा है? क्वेश्चन का सेक्शन 15 है। तो इन 4 केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि या तो ये वैलिड भी हो सकता है या फिर वॉइड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा एग्रीड पार्टी के ऊपर। एग्रीवेड पार्टी जो रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है या फिर वॉइड करना है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में 2 ऑप्शन होता है, एक वैलिड का, दूसरा वॉइड का। ओके, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एग्रीवेड पार्टी के ऊपर। एग्रीवेड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर। इससे पहले इसका आंसर देख लो। इसका आंसर आप देख सकते हो। एंड ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, 2014 में पूछा गया था कि कोई भी वैसा एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन के हुआ है, इस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? सोचो क्या कर सकते हैं। आप पढ़े हो, 5 सेकेंड आपके पास टाइम है सोचने का। आई होप आप कुछ सोचे होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। वॉइडेबल कहेंगे, वॉइडेबल कहेंगे या वॉइड कहेंगे या इन्फोर्सिबल कहेंगे या इलीगल कहेंगे। तो कोई भी एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन का होता है उसको वॉइड कहते हैं। वॉइडेबल का तो मैंने बताया सिर्फ 4 केस में होता है। कौन कौन? CUFM, कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। इन्फोर्सिबल नहीं, इलीगल भी नहीं, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वॉइड हो जाएगा।
देखो एग्रीमेंट जो होता है ना, एग्रीमेंट बराबर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो इसका डेफिनेशन हो गया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट में हम ऐड कर देते हैं, यानी कि ये जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, क्या इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखो एक क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि मैं जो डिटेल में बता रहा हूँ सभी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट और की पॉइंट बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मैं आगे जिसे जिसे क्वेश्चन आते जाएगा वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वहाँ पर सीधे बताऊँगा कि क्वेश्चन 2 में मैं एक्सप्लेन किया था, देखो इसी पॉइंट से आ गया। ठीक है, तो जो कंसिडरेशन, जो एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का होता है उसको वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। एंड इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। देखो आ गया ना कि एक वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नोट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज नोन एज। क्या बोल रहा है? एक वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दूसरे पार्टी पर डिपेंड करता है कि वह पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड करेगा या वॉइड करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? क्वेश्चन 1 में मैंने क्या बताया था कि 4 वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वॉइडेबल होता है, एंड उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड और वॉइड करने का कैपेसिटी किसके पास है? कैपेसिटी एग्रीवेट पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही क्वेश्चन है। देन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस लाइन को ध्यान में रखना है। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नोट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, इसी को कहते हैं एग्रीवेट पार्टी। क्या? एग्रीवेट पार्टी इसी को कहते हैं। और एग्रीवेट पार्टी किस में होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन 4, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए वैलिड कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन किसको नहीं कहेंगे? कंसिडरेशन किसको नहीं कहेंगे? ऑप्शन ए पास्ट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी एडुकेट कंसिडरेशन, ऑप्शन सी इलीगल एंड ऑप्शन डी प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन को पहले मैं डिफाइन करूं तो सेक्शन 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया जाता है। एंड कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न, समथिंग इज रिटर्न। एंड इसका एक लैटिन वर्ड भी है, क्वाड प्रो क्यू। ये चीज़ आप लिखते जाना, क्वाड प्रो क्यू ये लैटिन वर्ड हुआ। एंड कंसिडरेशन में भी पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन होगा ना, एडुकेट कंसिडरेशन होगा। इन एडुकेट कंसिडरेशन नहीं चलेगा, इन एडुकेट कंसिडरेशन नहीं चलेगा, इलीगल कंसिडरेशन नहीं चलेगा। ठीक है, इलीगल कंसिडरेशन क्या होता है? इलीगल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मैं बोलता हूँ कि उसको मार दो। मान लिया जाए मोहन है एक आदमी, मैं बोलता हूँ लो 5 लाख रुपया मोहन को सफा कर दो, तो ये जो मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ तो ये इलीगल कंसिडरेशन है। तो इस कंसिडरेशन के कारण एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कंसिडरेशन कौन सा वैलिड होगा? तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, एडुकेट और प्रेजेंट भी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, इलीगल कंसिडरेशन वैलिड नहीं है।
तो देख लो कितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा आपको क्लियर होते जा रहा है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ध्यान रखना, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे एग्जाम में भूल जाओगे, पक्का श्योर, मेरा श्राप है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाई इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2018 में पूछा गया है कि सीक्वेंस बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या सीक्वेंस होता है। मीन्स पहले क्या होगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, फलाना डिमका क्या होगा। ऑप्शन ए ऑफर, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी प्रॉमिस, ऑप्शन डी एग्रीमेंट, ऑप्शन ई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 में। देखो मैं सीधे इसका आंसर बताता हूँ। तो फर्स्ट में प्रपोजल या ऑफर होता है एंड सेकंड में उस ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है एंड जब एक्सेप्टेंस में प्रॉमिस होता है, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस होता है एंड प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं एग्रीमेंट बन जाता है एंड एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये सीक्वेंस ABCDE सही है। इसमें से ऑप्शन देख लो कौन सा सही होगा, 4 ABCDE, ठीक है। और इसका सेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। देखो सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 वाला जब क्वेश्चन दिखाऊंगा वहाँ उसमें सेक्शन से पूछा गया था। ऑफर या प्रपोजल का सेक्शन होता है 2A एंड एक्सेप्टेंस का 2B एंड प्रॉमिस का 2C एंड कॉन्ट्रैक्ट का 2H, ठीक है, 2H। तो ये सभी सेक्शन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर आप देख लो, ठीक है। एंड ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। देखो फिर से रिपीट हुआ ना 2021 में, सेम क्वेश्चन था। तो ये क्या बोल रहा है, बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी इन्फोर्सेबल एंड ऑप्शन डी इलीगल। क्या कहेंगे, वॉइड। फिर से मैं बता दूं, वॉइडेबल क्या होता है, 4 कस्ट में क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन का सेक्शन 15 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 एंड फ्रॉड 17 एंड मिसरिप्रेजेंटेशन 18। ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है और इस सेक्शन से भी रिपीट किया जा रहा है। ये सभी जो की पॉइंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, एक की वर्ड दिखेगा वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं वीडियो में देखा था, ठीक है। तो एक की वर्ड याद रखना है, बाकी तो बाह्य चीज़ें। देखो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या पूरे सिलेबस में पढ़ने का मेन मुश्किल से 15 से 20% कंटेंट रहता है, बाकी तो कहानी लिखा हुआ रहता है। तो हमें कहानी में नहीं बहना है, हमें वो एग्जैक्ट की पॉइंट पकड़ना है जिससे क्वेश्चन को सोल्व कर दें, ठीक है। तो देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, याद रखना, नहीं करोगे मेरा श्राप एग्जाम में भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं एक्सप्लेन किया हूं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। आ गया, देखो अब तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 5000 का पेज पढ़ लिया, पूरा मोटा बुक, ठीक है, बट आपको एक की वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो, अरे एक की वर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ था, क्या इसको कहेंगे, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, क्या कहेंगे, ठीक है। तो कंटेंट ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता है कि आप पूरा रामायण कथा पढ़ लिए हो। अगर आपसे पूछा जाए सबरी कौन थी, तो बोलोगे रावण की बहन थी, यार तो ये तो गड़बड़ हो गया। आपको उतना नहीं पढ़ना है,
जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है और उसमें से कीवर्ड छांट लेना है एंड कीवर्ड को पकड़ना है। अब यहाँ शबरी पूछा गया कि रामायण में कौन है, तो आप बताओगे ना भाई कि शबरी राम जी का प्रतीक्षा कर रहे थे, रावण का ये बहन नहीं है, एक चीज़ पता होना चाहिए। उसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस आया तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए अवॉइडेबल है, सेक्शन क्लिक होना चाहिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका डायरेक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी एक्सप्लेनेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। बताओ भाई कि कोई भी एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के हो रहा है क्या ऑलवेज वैलिड होगा? क्या बात कर रहा है, वैलिड होगा? नहीं होगा। यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एग्रीमेंट बराबर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, तो बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड हो ही नहीं सकता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन, वो कभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जनरली आप जानो कि बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट वट ऑल एग्रीमेंट आर नोट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। देखो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ जब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर इन्फोर्सिबल बाय लॉ कह रहा है, मान लिया जाए कि एग्रीमेंट में इलीगल कंसिडरेशन हुआ है। क्या? इलीगल कंसिडरेशन। अब इस इलीगल कंसिडरेशन के कारण लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, तो इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। देख रहे हो कहाँ कहाँ से पॉइंट लिंकेज होता है। तो वैसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो वह एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, जिसमें वैलिड कंसिडरेशन होगा, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, नहीं। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ए भी नहीं। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन में लिख दिया हूँ, बाकी मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन 8 मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में फीचर दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है उसका रेमेडी। 1 ए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, क्या बोल रहा है कि शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, बाद में उस प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया। ऑप्शन बी पार्ट परफॉर्मेंस एज मच एज इज अर्न, इसके पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी अब्सॉल्वेंस फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशन, एंड ऑप्शन डी मोड ऑफ सिक्योरिटी टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और निगेटिव टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो एज मच एज इज अर्न का मतलब होता है क्वांटम मेरिट, क्या? सू फॉर क्वांटम मेरिट। एंड जब शादी के लिए ब्रीच किया जाता है, जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को तोड़ दिया जाता है, उस केस में विंडिक्टिव डैमेज देना पड़ता है। कौन सा डैमेज? विंडिक्टिव डैमेज। एंड अब्सोलेंस का मतलब होता है खत्म करने। तो जितना भी ऑब्लिगेशन है, जितना भी लायबिलिटी है, उसको खत्म किया जाता है, उसको कहते हैं रिसीशन। उसको क्या कहते हैं? रिसीशन। ओके, एंड लास्ट बच गया, तो लास्ट का 1 हो ही जाएगा। यहाँ पर देखो ए का 4 ऑप्शन सिर्फ ए में है, यहीं से करेक्ट हो जाएगा।
इसमें से देखो एक दो भी ऑप्शन आपको पता होगा ना सही, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिससे कि मान लिया जाता है कि आपको सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर पता था कि पार्ट परफॉर्मेंस एज मच एज इज अर्न, इसका शूट फॉर क्वांटम मेरिट होगा। बी का 3, तो बी का 3 देखो सिर्फ और सिर्फ 1 में है, तो एक ऑप्शन से आप सॉल्व कर लोगे। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रखा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड फॉर रिलेशन अमंग द एजेंट, द सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच, एजेंट, सब एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस केस में रिलेशन को देखते हैं। पहले देखो कुछ बातें मैं समझा देता हूँ। ये प्रिंसिपल हुआ, इसके नीचे अपॉइंट किया जाता है उसको एजेंट कहते हैं। और अगर एजेंट अपॉइंट करता है एजेंट को तो इसको कहेंगे सब एजेंट। क्या कहेंगे, सब एजेंट। सब एजेंट किसके द्वारा अपॉइंट होता है, सब एजेंट एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट होगा एंड सब एजेंट एजेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा उसके लिए काम करेगा। सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और प्रिंसिपल सब एजेंट को ऑब्लिगेशन नहीं दे सकता है। ये चीज़ पता चल गया। एंड प्रिंसिपल जिसको अपॉइंट करता है, एक तो एजेंट को अपॉइंट करता है, दूसरा सब्स्टिट्यूट एजेंट। क्या, सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब्स्टिट्यूट एजेंट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि सेम उसी तरह एजेंट की तरह दूसरा एजेंट को अपॉइंट किया गया। जिससे आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है ना, कम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स उसी तरह यहाँ पर है। एक तो हो गया एजेंट, दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूट एजेंट। मतलब एजेंट की तरह ही है, एजेंट का जुड़वा भाई को कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट। तो सब्स्टिट्यूट एजेंट प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होगा और प्रिंसिपल ही डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर सब एजेंट क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ से रिलेशन देखते हैं, ऑप्शन को चीर फाड़ करते हैं। ऑप्शन ए, सब एजेंट वर्क अंडर द कंट्रोल एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एजेंट। हाँ सही बात है। ऑप्शन बी, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट ओनली। ये भी सही बोल रहा है। ऑप्शन सी, प्राइवेटी ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। नहीं, ये नहीं होता है। प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच प्राइवेटी का कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड ऑप्शन डी, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये जो एजेंट होगा सब एजेंट के रिस्पॉन्सिबल के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो ये भी सही है। देखो इस सब एजेंट को अपॉइंट किया एजेंट, तो इसके एक्ट के लिए ए लायबल होगा। तो प्रिंसिपल के लिए जवाबदेही कौन होगा, एजेंट होगा। सब एजेंट नहीं, एजेंट होगा। सब एजेंट के कर्मों का रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनवैलिड कौन सा है। इनवैलिड कौन सा होगा, प्राइवेटी कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और एक एक्सप्लेनेशन में दे रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। अब देखो जून 2024 वाला क्वेश्चन आ गया। Which of following is are correct about free consent when not caused by। अब यहाँ बोल रहा है फ्री कंसेंट कौन सा नहीं होगा, नोट काउज बाय। देखो मैंने क्या बताया था कि 4 केस शुरू क्वेश्चन में कौन कौन, CUFM, ये क्या होता है, वॉइडेबल। क्या होता है, वॉइडेबल। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं होता है। फ्री कंसेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि जो एग्रीवेट पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है या फिर वॉइड करना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्रीवेट पार्टी के ऊपर। तो इस सभी पॉइंट कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्री कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सभी फ्री कंसेंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन में पूछो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कौन होगा, तो फ्री कंसेंट बेलमेंट होगा, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। ठीक है, और एक बात और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बार बार हमेशा रिपीट करते आ रहा हूँ। क्वेश्चन का सेक्शन 15 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16, फ्रॉड का 17, मिसरिप्रेजेंटेशन का 18 एंड बेलमेंट का 148। ठीक है, तो इस सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। जितना भी मैं लिख रहा हूँ, जितना भी पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ, उससे आगे पीछे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम लिख लो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना तुम ध्यान में रखो, उतना का नोट्स बना लो और उतना ही आप प्रिपेयर करके जाओ। एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन ना बने, मुझसे लिखवा लो, बनेगा ही बनेगा, लेकिन ध्यान रहेगा वही कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे पक्का भूलोगे। इतना तो करना ही होगा आपको। ये मैं एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगेन जून 2024 में पूछा गया है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स ऑन सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्या बोल रहा है कि बेलमेंट गुड्स का जो बेलमेंट है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जो डेट का परफॉर्मेंस के लिए, उस बेलमेंट ऑफ गुड्स को सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेज। क्या बोलते हैं, प्लेज। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख लो। तो ध्यान में क्या रखना पड़ेगा ने कि बेलमेंट प्लस सिक्योरिटी, ये पॉइंट जहाँ आपको एक ही वर्ड दिखे तो आप आंख बंद करना और ऑप्शन क्लिक कर देना प्लेज का। किसका, प्लेज का। बेलमेंट ऑफ गुड्स ऑन सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more party but not at the option of other is known as। देखो फिर से रिपीट हो गया ना, 2015 में यही क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन 2024 में आ गया। इसमें अंतर क्या किया, इसमें अंतर किया कि जो ऑप्शन है इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी कि जो ऑप्शन सी, यहाँ सी है वो प्रीवियस क्वेश्चन में ए में था। ठीक है, तो ये ऑप्शन को उल्टा पुल्टा सजा दिया, बाकी सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो रिपीटेशन ही आएंगे क्वेश्चन। इस पूरा लेक्चर को आप देख लोगे, इस पूरा क्लास को आप देख लोगे, 2-4 बार आप देखना और शॉर्ट नोट क्रिएट करना, इतना ही पढ़ के जाना, आपका क्लियर होगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इट मीन्स कि आपको 6 से 8 मार्क्स दिलाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिसे 3 क्वेश्चन 2024 का हो गया ना, आगे मैं बताता हूँ। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन आई थिंक अब करना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एंड ये देखो सेक्शन से पूछ लिया ना, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में, सेक्शन लिस्ट 2 में दिया हुआ है। अब यहाँ से आप सोचो मैंने क्या बताया था, CUFM क्वेश्चन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18। 15 किसका, क्वेश्चन का। अब इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ गया, D 15। ओके,
यहाँ से अगर एक क्वेश्चन डी का टू ए में भी है और 1 में भी है और 4 में, तो 2 और 3 ऑप्शन तो यहीं से कट गया। अब आगे देखते हैं 17 किसका है, फ्रॉड का। तो फ्रॉड देखो 17, यहाँ सी का 3 देखो किस में, ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो 4 भी कट गया, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अगेन बेलमेंट का 148 एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का 31, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको शुरू से ही बोलते आ रहा था कि सेक्शन को भी पढ़ना है, पिकअप करना है। और जितना मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, एक भी पॉइंट इधर उधर का नहीं, इतना क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस किया हूँ, ये 14 क्वेश्चन नहीं, ये 14 क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। क्योंकि आपको पूरा देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि मैं टाइम पास नहीं किया हूँ। टाइम पास बिल्कुल भी 1 सेकंड भी मेरा नहीं हुआ है। इसलिए जितना भी मैं कंटेंट आपसे कीवर्ड डिस्कस किया, सब के सब टू द पॉइंट था, रिलेवेंट था। कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन का एनालाइज। ए रहा फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंपनी। इनमें से कौन सा कंपनी का टाइप नहीं है, यूजीसी नेट एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी चार्टर्ड कंपनी एंड ऑप्शन डी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो कंपनी का टाइप पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी भी है एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी है। बट चार्टर्ड कंपनी एक्ट 2013 में किसी भी टाइप का एक कंपनी नहीं है। तो चार्टर्ड कंपनी पहले हुआ करता था। चार्टर्ड कंपनी फॉरेन में ये सभी चलता है, इंडिया में चार्टर्ड कंपनी नहीं चलता है। तो ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में, कंपनी एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में होता है। यूजीसी नेट एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 139, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन तो क्लाइमिंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो, रिमूवल हो, तो इस सभी सेक्शन 139 में ही होता है। और इसमें कोई भी ऑडिटर हो, आइदर फर्स्ट ऑडिटर हो या फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, आइदर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हो या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हो, सभी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 में होता है। सेक्शन 148 में कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। कौन सा, कॉस्ट ऑडिटर। तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ ऑडिटर की बात करें तो समझना कि कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 139 अप्लीकेबल होगा। अगर स्पेसिफिक बताया जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में होता है, तो उस केस में सेक्शन 148 पिकअप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर इन पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। यूजीसी नेट एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग
पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होता है। तो अगर फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे LLP एक्ट 2008 में, तो उसका PYQs का एनालाइज कर रहा था, तो उसमें भी मैं इस टॉपिक को कवर किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होता है। फिर भी चलो इसको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। कंपनी OPC हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, ये डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। OPC में 1 मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3। ओके, एंड मैक्सिमम सभी कंपनी में 15। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15। क्या 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकता है? यस, हो सकता है। 15 से ज़्यादा डायरेक्टर यानी मोर देन 15 डायरेक्टर होने के लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना ही ध्यान रखो। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 हो गया, ऑप्शन से करेक्ट। एक क्वेश्चन का जवाब आप देना कमेंट बॉक्स में। एज पर LLP एक्ट मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर रिक्वायर, यानी कि LLP एक्ट में मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 a small company is defined as a company with paid up share capital not exceeding, UGC 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होता है, यानी कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर वर्ड को पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसका ऑप्शन सी होगा। मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल कंपनी के केस में मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़। ओके, तो इसको क्रैमिंग करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of following is mandatory for private company under the Company Act 2013? 2021 एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सी पॉइंट मैंडेटरी होता है? ऑप्शन ए इशूइंग प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, ऑप्शन सी लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी मिनिमम 2 शेयर होल्डर। देखो ये सभी चीज़ तो है वो एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, टर्नओवर कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। लेकिन मैंडेटरी की बात किया जा रहा है। मैंडेटरी क्या होना चाहिए, यानी कि उसके बगैर प्राइवेट कंपनी क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो इसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर होना चाहिए। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एज पर कंपनी एक्ट 2013 द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफाइंड। करा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? UGC ने 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 251 में डिफाइन किया गया है। कौन सी सेक्शन? 251 में। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी बता दूं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब बोलता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो। ये क्या मतलब हुआ? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है जो कि कंपनी में आकर कंपनी का सभी बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, यानी डे टू डे पार्टिसिपेट करना ऑल द कंपनी बिजनेस में, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो डायरेक्टर कंपनी के
एक्ट में, डे टू डे एक्ट में, ऑपरेशन में भागीदार नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही सिर्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वन पर्सन कंपनी, OPC शॉर्ट में इसको बोलते हैं, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इज ट्रू। 2020 एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर। क्या अभी देखा कि OPC में मिनिमम कितना डायरेक्टर होता है? मिनिमम 1 से काम चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 बोल रहा है, गलत ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इट कैन नॉट हैव मोर देन 1 शेयर होल्डर। यस, देखो OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, यहाँ पर नाम भी है 1 पर्सन, तो एक मेंबर से ज़्यादा, एक शेयर होल्डर से ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम शेयर होल्डर और मैक्सिमम, इसमें ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होगा। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 होगा, पब्लिक कंपनी की बात करें मिनिमम 7 शेयर होल्डर होगा। ठीक है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200 एंड पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। ये सभी पॉइंट प्रीवियस जो क्वेश्चन आंसर LLP एक्ट का डिस्कशन किया था उसमें भी मैं बताया था। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। देखो, कंपनी कोई भी हो, OPC हो, आइदर OPC, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सभी कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी होता है। यहाँ नोट रिक्वायर है तो ये गलत, यानी OPC भी है तो इसको AGM करना मैंडेटरी है। ऑप्शन डी, इट मस्ट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, OPC स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। इट कैन नॉट मोर देन 1 शेयर होल्डर। ठीक है, मैक्सिमम शेयर होल्डर OPC में 1 ही रहेगा, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। नाउ क्वेश्चन 8, द कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। कंपनी एक्ट 2013 में कौन से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है? UGC नेट एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो 1956 इसके पहले जो कंपनी था ना, कंपनी एक्ट 1956 इसके पहले था, तो अब आया कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 1956 में OPC का कॉन्सेप्ट नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, तो OPC कॉन्सेप्ट का जन्म, OPC कंपनी का जन्म कौन से एक्ट के तहत होता है? 2013, कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। OPC 1 पर्सन कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कंपनी सेक्रेटरी पहले भी अपॉइंट होता था 1956 में और अब भी होता है। तो जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो है OPC 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9, विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 स्पेसिफाई द पावर ऑफ बोर्ड। कराए कि कौन से कंपनी एक्ट के कौन सा सेक्शन है जो कि बोर्ड के पावर को स्पेसिफाई करता है, यानी कि बोर्ड के पावर कौन से सेक्शन में लिखा गया है, वो सेक्शन को बताना है। तो कौन से सेक्शन में लिखा गया है बोर्ड की पावर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सेक्शन 179। बोर्ड की पावर सेक्शन 179 में लिखा गया है। बोर्ड कितना, यानी कि जो बोर्ड में होगा उसका पावर क्या होगा, क्या क्या कर सकता है, जैसे कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करेगा वगैरह वगैरह। और ये जो बोर्ड होता है बहुत टाइप का होता है, वो कभी आगे डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना अभी बताया? 200। मिनिमम कितना? 2।
मिनिमम डायरेक्टर कितना 2, मैक्सिमम डायरेक्टर कितना 15, 15 से ज़्यादा हो सकता है यस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का फीचर नहीं है अंडर कंपनी एक्ट 2013 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा पब्लिक कंपनी का फीचर नहीं है, नोट यहाँ देखना, नोट मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, इट कैन इश्यू प्रोस्पेक्टस, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो मिनिमम 7 मेंबर, ठीक है, ये तो फीचर है, मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। मिनिमम 2 डायरेक्टर, क्या मैं अभी कुछ देर पहले क्या बोला था, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए 3, ध्यान में रखना। कैन इशू प्रोस्पेक्टस यस, एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर को ट्रांसफ़र करने में पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर ये प्राइवेट कंपनी रहता वहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो ध्यान में रखना है कि शेयर को ट्रांसफ़र करने में पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यहाँ बोला क्या, कौन सा फीचर नहीं है पब्लिक कंपनी का, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर ये फीचर नहीं है, मिनिमम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द कंपनी एक्ट 2013 मैंडेट द रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन लिस्टेड कंपनी एवरी। बोल रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 में ऑडिटर का रोटेशन मैंडेटरी होता है कितने साल में, तो ईयर बताना है। देखो रोटेशन का मतलब क्या होता है, जो साइकिल का पहिया देखो न घूमता है, तो यहाँ पर जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, मान लिया जाए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 2020 में, यहाँ पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो क्या कंपनी का लाइफ तो अनलिमिटेड होता है। जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ ऑडिट करने के लिए, ये भी क्या अनलिमिटेड तक रहेगा, नहीं। तो इसी के लिए रोटेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि ऑडिटर इतने सालों तक उस कंपनी का ऑडिट करेगा, उसके बाद उस ऑडिटर को हटा दिया जाएगा, उसके जगह कोई और ऑडिटर ऑडिट लेगा, ऑडिट करेगा। ठीक है, तो इसका 5 ईयर होता है। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल के अंदर रोटेशन होगा। अगर ऑडिट फर्म है तो 5 ईयर और 5 ईयर, यानी कि 10 ईयर के बाद रोटेशन होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो समझना है इंडिविजुअल ऑडिटर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूँ, डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने वीडियो में देखा था, सुना था, तो आपको जल्दी रिकॉल होगा, क्लिक होगा और आंसर को सही जवाब दोगे। तो मैंडेटरी रोटेशन 5 ईयर इंडिविजुअल के केस में एंड फॉर्म के केस में 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ फॉलोइंग कमिटी इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013, 2017 में पूछा गया है। बोल रहा है कि कौन सा कमिटी जो है लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी होता है। देखो कमेटी बहुत टाइप के होता है, नॉमिनेशन कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑडिट कमेटी, बहुत सारे कमेटी होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि लिस्टेड कंपनी में कौन सा कमेटी मैंडेटरी होता है। ऑप्शन ए रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ऑप्शन सी ऑडिट कमेटी एंड ऑप्शन डी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी में, बाकी जो कमेटी है ना ये ऑप्शनल है, ये सभी क्या है ऑप्शनल। ऑडिट कमेटी क्या है मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एज पर कंपनी एक्ट 2013 द टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द मैक्सिमम ऑफ। 2017 में पूछा गया कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टेन्योर है कितने सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। देखो कोई भी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि मैं फॉर्म में काम किया तो मुझे पता है ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करते थे, डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करते थे, तो डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए DIR 12 फाइल करते थे। तो एक डायरेक्टर 5 साल तक उस कंपनी में रह सकता था। 5 सालों के बाद फिर से उसको रीअपॉइंटमेंट किया जाता था, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर से DIR 12 फाइल करते थे, तो 5 साल और बढ़ जाता था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने सालों तक एक्सटेंड मैक्सिमम किया जा सकता है। ये देखो 5 साल तक तो अपॉइंट हुआ और 5 साल और रीअपॉइंटमेंट, तो 5 5 10। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 10 ईयर तक, कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है? 10 ईयर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ फॉलोइंग कंपनी मस्ट बी फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विथ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिफोर कमेंसिंग बिजनेस अंडर द कंपनी एक्ट 2016 में पूछा गया। यानी कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कमेंसमेंट का मतलब ही होता है इनकॉर्पोरेशन, कमेंसिंग का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन, यानी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, जब कंपनी नया नया बनता है, जब कंपनी का जन्म होता है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा कंप्लायंस है जो मैंडेटरी है, फाइल करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी सेक्शन 8 कंपनी एंड ऑप्शन डी 1 पर्सन कंपनी। यहाँ पर बोल रहा है किस कंपनी के लिए मैंडेटरी फाइल करना होता है, तो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जिसे इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ मैंडेटरी तुरंत फाइल करना पड़ता है। देखो पब्लिक कंपनी मस्ट बी फाइल डिक्लेरेशन बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस जब स्टार्ट करेगा उसके पहले डिक्लेरेशन फाइल करेगा पब्लिक कंपनी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। कह रहा है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो कौन सा पर्सन है जो कि ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, इन एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल मीन्स इन एलिजिबल, डिस्क्वालीफाइड। तो डिस्क्वालीफाइड कौन होगा? जून 2016 में ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, एन इंडिविजुअल हु इज ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म का पार्टनर है। ऑप्शन बी अ पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर सिक्योरिटी देखो ब्रॉड टर्म है, इसमें शेयर डिवेंचर स्टॉक सभी इंक्लूड होता है। तो सिक्योरिटी उस कंपनी में होल्ड कर रहा है, उसी कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, क्या होगा? नहीं, ये एलिजिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, अ पर्सन हु इज ए एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉई है, क्या वो एलिजिबल होगा? नेक्स्ट ऑप्शन डी पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव। देखो कायदे से सी और डी ए भी डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपका यूजीसी ने ऑप्शन बी को करेक्ट किया है। होना तो ए चाहिए, जब सेक्शन पढ़ोगे तो इस सभी ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा, ऑप्शन बी सी एंड डी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो यूजीसी नेट ने बोला बी, चलो बी मान लेते हैं, लेकिन तीनों डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ही क्वेश्चन पूछा गया था पूरे प्रीवियस ईयर में, तो सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ जो कि कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड था। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आपका प्रिपरेशन में कुछ और इजाफा देने के लिए, आपका प्रिपरेशन और बढ़िया से ग्रूमिंग करे, इसके लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आया हूं। और ये लेक्चर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 9 से रिलेटेड है, लीगल एस्पेक्ट, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूं, आपका डर फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एकदम इजी वे में मैं आपको पीपीटी के द्वारा पढ़ाऊंगा।
तो कंपनी एक्ट में सबसे पहले तो काइंड ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और जितने प्रकार के काइंड है, जितने टाइप के कंपनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी ओपीसी होता है, वन पर्सन कंपनी। सेकेंड का नाम है स्मॉल कंपनी, एंड थर्ड का नाम है प्राइवेट कंपनी, एंड फोर्थ का नाम है पब्लिक कंपनी, एंड फिफ्थ का नाम है प्रोड्यूसर कंपनी, एंड सेवन सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नाम ही है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये पहले 1956 वाले एक्ट में इसको सेक्शन 25 कंपनी कहते थे, और एनजीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहते थे। नाउ एलएलपी को भी देखेंगे, एलएलपी में क्या क्या होता है, एंड देन पार्टनरशिप को भी देखेंगे। तो ये सभी चीज़ आपको लीगल एस्पेक्ट में पढ़ने का है, कंपनी एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। तो तीनों टॉपिक इसमें कवर होगा। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। इसको छोड़ा मतलब आप 8 से 10 नंबर गवा कर आओगे। तो आपका ये 20-25 मिनट का वीडियो आपको जीआरएफ या फिर यूजीसी नेट दिला सकता है। देखो, अगर ओपीसी की बात किया जाए ना, तो ओपीसी का सेक्शन है सेक्शन 262। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 262 में ओपीसी को डिफाइन किया गया है। स्मॉल कंपनी को सेक्शन 285 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 286 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी को 271 में, एंड प्रोड्यूसर कंपनी को 581A में, और ये 1956 के एक्ट में। देखो, प्रोड्यूसर कंपनी का न्यू एक्ट में इसका कोई सेक्शन अभी तक इनकॉर्पोरेट किया, जब आएगा तब देखा जाएगा। एंड सेक्शन 8 का तो सेक्शन 8 ही है, अंडर सेक्शन 8 अंडर कंपनी एक्ट 2013। एंड एलएलपी का एलएलपी एक्ट 2008 है, एंड पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट 1930 है। मैं सेक्शन क्यों बता रहा हूँ भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सेक्शन से ही आता है। आपको सेक्शन देगा, आपको अगर पता है कि पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन है, 271 है या 268 है, आपको जब पता नहीं रहेगा तुक्का मारोगे, गलत होगा, आपका ख़त्म खेल। लेकिन आपको पता है कि अरे वहाँ तो वीडियो में देखा था कि पब्लिक कंपनी का सेक्शन 271 है, 71 पब्लिक कंपनी, 71 पब्लिक कंपनी, 68 प्राइवेट कंपनी, 68 प्राइवेट कंपनी, 62 ओपीसी, 62 ओपीसी, 85 स्मॉल, तो 62 ओपीसी, 85 स्मॉल, 68 प्राइवेट, 71 पब्लिक, एंड प्रोड्यूसर का 581A, एंड सेक्शन 8 का तो सेक्शन 8 है ही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो पेड अप कैपिटल देखते हैं सभी कंपनी में कितना होता है। देखो, ओपीसी में पेड अप कैपिटल का कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। पेड अप कैपिटल कितना ओपीसी में होगा, यानी कि मिनिमम इतना पेड अप होगा तो ही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो 1 रुपया से भी आप ओपीसी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्मॉल कंपनी में पेड अप कैपिटल अप टू 4 करोड़ तक हो सकता है, अप टू 4 करोड़ तक हो सकता है। इसका भी इनिशियल मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 4 करोड़ तक है। इतना तक होगा तो स्मॉल कंपनी रहेगा। अगर 4 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो इस स्मॉल कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट में, आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, प्रोड्यूसर कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, इन सभी का भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल जनरली आप ध्यान रखो कि किसी में भी कोई लिमिट नहीं है पेड अप कैपिटल का। टर्नओवर लिमिट देख लेते हैं। ओपीसी के केस में 2 करोड़ टर्नओवर लिमिट है, स्मॉल कंपनी में 40 करोड़ का टर्नओवर लिमिट है, एंड बाकी के केस में चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, इसमें पेड अप कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है।
इसी तरह अगर एलएलपी और पार्टनरशिप की भी बात करें तो इन सभी में भी पेड अप कैपिटल या टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि देखो, पेड अप कैपिटल का लिमिट एक स्मॉल कंपनी में अप टू 4 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर अप टू 40 करोड़ तक हो सकता है। अगर इन दोनों से ज़्यादा होता है तो इस स्मॉल कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। ओके, नाउ अब मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर की देख लेते हैं। ओपीसी के केस में मिनिमम 1 मेंबर होगा, स्मॉल में मिनिमम 2 एंड प्राइवेट मिनिमम 2, पब्लिक मिनिमम 7 एंड प्रोड्यूसर कंपनी अगर इंडिविजुअल है तो मिनिमम 10 इंडिविजुअल, अगर इंस्टीट्यूशन है तो 2 इंस्टीट्यूशन होगा। सेक्शन 8 में 2 और एलएलपी में भी 2, पार्टनरशिप में भी 2। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना है, ओपीसी स्मॉल और प्राइवेट तीनों एक ही है। ओपीसी और स्मॉल प्राइवेट का ही पार्ट है, तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी ही है। देन प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर होगा एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी में 1 एंड बाकी चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, एलएलपी हो या पार्टनरशिप, इन सभी में 2 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड प्रोड्यूसर में मिनिमम 10। तो ध्यान में क्या रखना है, ओपीसी 1, पब्लिक 7, प्रोड्यूसर 10, बाकी के केस में 2। दैट इट्स खत्म, बाय बाय, टाटा। नाउ अब मैक्सिमम मेंबर देख लेते हैं। मिनिमम मेंबर तो आपने देख लिया था 1, 2, 7, 10 एंड मैक्सिमम मेंबर ओपीसी में मैक्सिमम 1, मिनिमम भी 1 ओपीसी के केस में, मैक्सिमम भी 1 एंड प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 हो सकता है, 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। एंड बाकी के केस में चाहे पब्लिक कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो या फिर एलएलपी कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, इन सभी में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। ओके, बात करूं पार्टनरशिप फॉर्म का, तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर बैंकिंग के केस में बिजनेस कर रहा है तो 20, नॉन बैंकिंग के केस में 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपने मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा। ओपीसी के केस में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट कंपनी के केस में आइदर प्राइवेट कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, दोनों प्राइवेट ही कहलाता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। एंड पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्रोड्यूसर कंपनी के केस में मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। एंड सेक्शन 8 कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये तो मेंबर हो गया। अब डायरेक्टर को देख लेते हैं एंड इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर, देखो ओपीसी के केस में मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम 1 मेंबर, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो ओपीसी का क्रियाक्रम खत्म हो गया। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो ओपीसी की केस में 1 मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर और मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। एंड पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। देखो मैक्सिमम डायरेक्टर 15 सभी के केस में है, तो ये तो ध्यान में रख लो। बाकी मिनिमम चेंज हो रहा है। प्रोड्यूसर में मिनिमम 5 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 15। एंड सेक्शन 8 कंपनी में इसका अभी तक कोई लिमिट नहीं है मिनिमम मैक्सिमम का, तो नोट एप्लीकेबल। एंड जो एलएलपी होता है ना, एलएलपी में डायरेक्टर के जगह उसको डिजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। तो मिनिमम
टू डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए एलएलपी के केस में। एंड पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई डायरेक्टर है और ये सभी तो होता नहीं है, तो इसको काट ही दो, तो इस पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म में। तो 1 मिनट में मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ। ओपीसी का सेक्शन 62 है, सेक्शन 62 मिनिमम 1 मेंबर होगा, मैक्सिमम भी 1 मेंबर, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। स्मॉल कंपनी का सेक्शन 285 है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में सेम स्मॉल कंपनी की तरह इसका सेक्शन 268 है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। प्रोड्यूसर कंपनी मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर, मिनिमम 5 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो देखो ध्यान में रखना है, डायरेक्टर वहाँ चेंज हो रहा है। ओपीसी में 1 डायरेक्टर, स्मॉल कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कंपनी में 5 डायरेक्टर। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो प्रोड्यूसर कंपनी में ध्यान रखना 5 डायरेक्टर। एंड सेक्शन 8 कंपनी में इसका कोई अभी तक अप्लीकेबल नहीं है। एंड एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और मिनिमम 2 पार्टनर भी होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के केस में मिनिमम 2 पार्टनर, और बैंकिंग कंपनी है तो मैक्सिमम 20 पार्टनर एंड नॉन बैंकिंग के केस में 15 पार्टनर, 50 पार्टनर। तो आई होप आपको कंपनी एक्ट लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे कि मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ 1-2, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये मैं रीड कर दूं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच टाइप ऑफ कंपनी इज फॉर्म विथ द एम ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी etc विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हूँ, किस प्रकार के कंपनी का गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान, चैरिटी आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है बिना लाभ कमाने की मंशा के। तो इस टाइप के कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी सेक्शन 8 कंपनी एंड ऑप्शन डी 1% कंपनी। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोचो और बताओ कि कौन सी कंपनी ए हो सकती है जिसका ऑब्जेक्टिव चैरिटी, आर्ट, साइंस ये सभी है। कौन सी कंपनी हो सकती है? आई होप आपने कुछ सोचा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट होगा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? देखो कंपनी एक्ट 2013 में एक सेक्शन 8 कंपनी लाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट ही है सोशल वेलफेयर करना, चैरिटी, आर्ट, कॉमर्स ये सभी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका प्रॉफिट अर्न करना कहीं से भी नाता रिश्ता नहीं है। तो सोशल वेलफेयर के लिए जो कंपनी क्रिएट किए जाते हैं उसको सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। अर्लियर यानी कि कंपनी एक्ट 1956 में इसी को कहते थे। सेक्शन 25 में एनजीओ कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, एनपीओ कंपनी या एनजीओ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो इसका जवाब दो। क्वेश्चन में रीड कर दूं। क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अलाउ इन अ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति है? कितने सदस्य होते हैं? कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में? आई होप आपने कुछ सोचा होगा। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500 एंड ऑप्शन डी नो लिमिट। तो देखो आप आई थिंक 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। ऑप्शन 1
एंड ऑप्शन डी, ए और डी में। फिर सोचो और बताओ। आई होप आपने कुछ सोचा होगा इसका आंसर। तो मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 1 होता है, मिनिमम मेंबर 2 होता है एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है प्राइवेट कंपनी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये आपके स्क्रीन पर आ गया है थर्ड क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कंपनी कैन इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। वो कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी अपने शेयरों की सदस्यता के लिए जनता को आमंत्रित करती है। ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी ओपीसी एंड ऑप्शन डी अनलिमिटेड कंपनी। 20 सेकंड सोचो, 20 सेकंड सोचो और इसका आंसर क्या होगा कॉपी पर लिखो। आई थिंक आपने कुछ सोचा होगा एंड इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। विच टाइप ऑफ कंपनी इनवाइट पब्लिक, यानी वो कौन सी कंपनी है जो पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखो यहाँ पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, की वर्ड जो है ना पब्लिक है, पब्लिक। तो पब्लिक को इनवाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कर सकते हैं, उसका नाम है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? ओके, तो पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। और मैं बता दूं, जो ओपीसी होता है ना, ओपीसी प्राइवेट कंपनी ही कहलाता है, ये प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। और इसमें मेन जो फीचर है मिनिमम 1 मेंबर एंड मैक्सिमम 1 मेंबर, और टाइप है प्राइवेट कंपनी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं। ऑप्शन हिंदी में भी पढ़ो, सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक होते हैं। निदेशक को ही डायरेक्टर बोला जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। आई होप आपने कुछ सोचा होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात किया जा रहा है। किसका? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं। देखो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए फिर से मैं बता दूं कि ओपीसी एक कंपनी हो गया, दूसरा प्राइवेट कंपनी एंड तीसरा पब्लिक कंपनी एंड चौथा प्रोड्यूसर कंपनी। ओके, ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर एंड मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर, ए मेंबर हो गया। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर मिनिमम, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर मिनिमम एंड प्रोड्यूसर कंपनी में 10 मेंबर मिनिमम। अगर डायरेक्टर की बात किया जाए तो ओपीसी में 1 डायरेक्टर मिनिमम एंड मैक्सिमम, आगे बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम एंड पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कंपनी 5 डायरेक्टर, मिनिमम ए है। मैक्सिमम सभी कंपनी में 15 हो सकते हैं। क्या 15 से ज़्यादा हो सकता है? यस, ऑब्वियसली हो सकता है। एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन, एंड 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये चीज़ का आप लिस्ट में लिख लो, एक नोटिंग कर लो, मिनिमम कितना होता है एंड मैक्सिमम कितना होता है। और वीडियो को ज़रूर देखो शुरू से अंत तक, इसके लिए मैं वीडियो में बता रखा हूँ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 5। इन विच टाइप ऑफ कंपनी इज लायबिलिटी ऑफ मेंबर अनलिमिटेड। वो कौन सी कंपनी की प्रकार है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। किस प्रकार की कंपनी में सदस्यों की देयता असीमित होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले कंपनी कौन होते हैं। ऑप्शन ए देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऑप्शन बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऑप्शन सी कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी एंड ऑप्शन डी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। आप सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आई थिंक आप तुक्का भी मारोगे तो इसका करेक्ट आंसर 99% आप सही करोगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड यहाँ अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो अनलिमिटेड कंपनी के बारे में मैं कुछ बता दूं, ये पहले हुआ करता था बट इंडिया में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है।
अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में नहीं होते हैं। अब अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं होता है, तो इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है इंडिया में। ओके, तो ये भी एक कंपनी की प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। एंड ए रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 6। विच टाइप ऑफ कंपनी इज रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द इन्वाइटिंग टू द पब्लिक टू इट्स सिक्योरिटी। वो कौन सी कंपनी है जो जिसको कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है पब्लिक को इनविटेशन करने का। अरे ये तो मैं बताया था आंसर, इसके पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि कौन सा कंपनी इनवाइट कर सकता है पब्लिक को शेयर, और इस क्वेश्चन में है किस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो किस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है इसमें तो मैं बता ही दिया हूँ, प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे गारंटी कंपनी में, कितने होंगे बताओ। 2 या 7 या 10 या इसका कोई लिमिट नहीं है। देखो, अगर आई होप आपने कुछ सोचा होगा इसका आंसर, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, जो OPC होता है 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 7 एंड प्रोड्यूसर 10। तो ये 7 तो पब्लिक में हो गया, ये 10 हो गया प्रोड्यूसर में। अनलिमिटेड मिनिमम तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी कट गया। ऑप्शन 2A, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यह एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो इस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितना 200, मैक्सिमम 200। ओके, मिनिमम डायरेक्टर भी 2 ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। 1 पर्सन कंपनी की कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं को जरूर पढ़ना, ऐसा नहीं कि विशेषता पढ़ लिया नहीं पढ़ में नहीं किया, नोट को इग्नोर कर दिया, आंसर क्या गड़बड़ हो, तो ये नहीं करना है। यहाँ नोट को ध्यान में रखना है, ये नोट ही नोट। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है इट हैज़ ओनली 1 मेंबर, इसमें केवल 1 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी, इट मस्ट होल्ड AGM, इसे वार्षिक आम बैठक आयोजित करनी होती है। ऑप्शन सी, इट कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यह निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन हो सकती है। एंड ऑप्शन डी, इट हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें सीमित देयता होती है। सोचो और बताओ क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आपने कुछ सोच रहा होगा, आपके माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे और आई थिंक आप रिकॉल कर लिए होंगे। 1 पर्सन में आई थिंक आप सी करेक्ट कर रहे होंगे या पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, चलो, लेकिन आप सी ज़रूर सोच रहे होंगे, बट सी इसका आंसर नहीं है। देखो, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, तो 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर तो होता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। 1 पर्सन कंपनी को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है। एंड इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ये भी फीचर है। बच गया कौन, AGM होल्ड करना, एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना अंडर सेक्शन 96 में कंपलसरी नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एक बात सीक्रेट में बताऊं, AGM भी पढ़ने का है, एनुअल जनरल मीटिंग भी पढ़ने का है। AGM एनुअल जनरल मीटिंग, इसका सेक्शन 96 है। और मैं बताऊं, फर्स्ट AGM होता है एंड सब्सिक्वेंट AGM होता है। फर्स्ट AGM यहीं से आप सेक्शन से पकड़ लेना, 9 मंथ में होगा। कितने, विदिन 9 मंथ में फर्स्ट AGM, विदिन 9 मंथ, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट AGM विदिन 6 मंथ। देख रहे हो कितना अच्छा ट्रिक है, विदिन 6 मंथ। अब भूल ही नहीं पाओगे कि फर्स्ट AGM कितने मंथ में होता है, सेक्शन भी याद आ जाएगा। अरे 96 सेक्शन था, तो 9 जो था वो फर्स्ट AGM का एंड 6 जो था वो सब्सिक्वेंट AGM का। तो सेक्शन से इसका मैं बाइफरकेट कर दिया हूँ। आई होप आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा ट्रिक भी, ठीक है।
तो ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए तो ये बनता है एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इडियम में इतना ही अभी रहने देते हैं, आगे कभी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, फॉर द कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज व्हाट इज फॉलोइंग मैंडेटरी। स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य है। कंपनी अगर लिस्टेड होने चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में तो कौन सा ऑप्शन अनिवार्य होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है मेंटेनेंस मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अरे ये तो नॉर्मल से फीचर है, लिस्टेड कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन बी फाइलिंग एनुअल रिटर्न विथ द रजिस्ट्रार। ए वे ऑप्शन है, मतलब कि अगर आप लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड करो या ना करो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर तो होना कंपलसरी है एंड एनुअल रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है, ठीक है। ये तो आप कोई भी कंपनी हो कंपलसरी ही है। ऑप्शन सी हैविंग वुमेन डायरेक्टर इफ़ द पेड अप कैपिटल 100 करोड़ एंड मोर। इसका ऑप्शन डी देखते हैं, कन्वर्ट टू प्राइवेट कंपनी इफ़ नीडेड। तो ये भी तो नॉर्मल सा फीचर है। यहाँ लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड होने के लिए ऑप्शन सी कंपलसरी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर बोलता है कि अगर मिनिमम जो लिमिट होता है वो क्रॉस कर रहा है तो उस कंपनी को मिनिमम जो डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप लिस्ट हो सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। देन वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या ऑप्शन है, इसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर का लिमिट है। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ एंड टर्नओवर 300 करोड़, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस कंपनी को एक वुमेन महिला डायरेक्टर को रखना कंपलसरी होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सरकारी कंपनी की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए मिनिमम 2 मेंबर। ऑप्शन बी इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी द गवर्नमेंट होल्ड मोर देन 51% इट्स पेड अप कैपिटल। ऑप्शन डी इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी इफ रिक्वायर। यहाँ पर फीचर की बात कर रहा है तो गवर्नमेंट कंपनी का कौन सी फीचर हो जाएगा, फीचर हो जाएगा, देखो गवर्नमेंट कंपनी वही कंपनी होती है जो कि दूसरे कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है मोर देन 51%। अगर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है तो उस कंपनी को कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और ये जो गवर्नमेंट होल्ड कौन करेगी, दूसरा कोई नहीं, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और इन सभी मिलकर, ओके, इन सभी मिलकर या अकेले मोर देन 50% शेयर होल्ड करेगी, उस केस में उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। देन इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। विच टाइप ऑफ कंपनी हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। वो कौन सी कंपनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस प्रकार की कंपनी सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होती है। ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी 1 पर्सन कंपनी एंड ऑप्शन डी सेक्शन 8 कंपनी। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आई होप आपको इस क्यूज से कुछ हेल्प मिल रहा होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का कंपाइलेशन है और इन सभी को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हाफ के स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। बोल रहा है कि एलएलपी एक्ट 2008 में एलएलपी का बहुत सारा फीचर है
उनमें से ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन ए अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। क्या बात कर रहा है? देखो, इस नेम से ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है, लिमिटेड। जब लिमिटेड लायबिलिटी है तो अनलिमिटेड कहाँ से होगा? ऑप्शन ए को काट दो। सेपरेट लीगल एंटिटी, यस, यहाँ देखो एलएलपी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? जब कोई भी कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेशन होता है तो कंपनी या एलएलपी एंड जो इनकॉर्पोरेशन करता है, इट मीन्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये दोनों अलग अलग माना जाता है। ये कंपनी एलएलपी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, एंड जो पर्सन है वो सेपरेट हो गया। तो कंपनी एलएलपी के एक्ट के लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मेंबर और शेयर होल्डर के एक्ट के लिए कंपनी या एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो, पार्टनरशिप जब आप पढ़ोगे ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पार्टनरशिप एक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ओके। लेकिन एलएलपी है, तो छोटी छोटी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना। देखो, इसका मैं एक दो लाइन में डिस्क्राइब भी किया हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। कुछ और बातें अगर बता दूँ तो एलएलपी में होता है पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंपनी में होता है मेंबर या शेयर होल्डर और डायरेक्टर, ठीक है। जो कंपनी में डायरेक्टर होता है, एलएलपी में उसी को कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर के लिए डीन लेना कंपलसरी होता है। ये डीन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं डिस्क्राइब करूँगा। इस क्वेश्चन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एलएलपी एक्ट विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है? जून 2021 में पूछा गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये देखो कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जब फॉर्म में जब मैं काम किया हूँ उस पर, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो एओए, एमओए, प्रोस्पेक्टस, ये सभी मैंडेटरी होता है। एलएलपी में नहीं। पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप एक्ट के लिए मैंडेटरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए, एंड एलएलपी एग्रीमेंट एलएलपी के लिए मैंडेटरी होता है। तो एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट 2008। जून 2021 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एलएलपी एक्ट में लायबिलिटी क्या होगा पार्टनर का? तो लिमिटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एलएलपी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। बोल रहा है कि पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या अंतर है। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होता है, नहीं, इसमें अनलिमिटेड होता है, लेकिन एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ओके। इसलिए तो इसको सेपरेट बनाया गया है एलएलपी को। एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन। देखो, जब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी हो या एलएलपी हो, उसका जो सक्सेशन यानी लाइफ होता है ना, अनलिमिटेड होता है। कंपनी के अंदर या एलएलपी के अंदर मेंबर या पार्टनर आए जाए मर जाए तो इस पर कंपनी या एलएलपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट है, मेंबर और पार्टनर से अलग है। तो पार्टनर को कुछ भी हो, एलएलपी या कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो परपेचुअल सक्सेशन होता है।
चलो ऑप्शन बी देखते हैं। पार्टनर इन एलएलपी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, नहीं भाई। एलएलपी डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। एलएलपी बिना रजिस्ट्रेशन के क्रिएट हो ही नहीं सकता है। एलएलपी कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जब एलएलपी सेपरेट हो गया तो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करेगा, अपने नाम से बिजनेस करेगा और वह अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। तो एलएलपी के पास वो पावर हो जाता है। एलएलपी खुद जिस नाम से क्रिएट किया गया है उस नाम से कोई भी एक्ट कर सकता है। जिसे पर्सन एक्ट करता है उसी तरह एलएलपी भी एक्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोग को सही लग रहा होगा ये सेशन। तो इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो बताना। क्वेश्चन 5, हु एमंग द फॉलोइंग मस्ट बी अपॉइंटेड इन एवरी एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, जून 2018 में पूछा गया है। बोल रहा है कि मस्ट बी अपॉइंटेड एवरी एलएलपी, कहता है एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट होता है तो वो कौन सा पर्सन है जिसको कि अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। तो मैं बता दूं, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं ना तो इसमें डायरेक्टर मैंडेटरी होता है। बिना डायरेक्टर के कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। अगर ओपीसी की बात करूं, छोटा छोटा पॉइंट है ना, मैं कंपनी को भी क्यों ले रहा हूं, इसलिए कि कंपनी एक्ट भी पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ कनेक्शन होता है एलएलपी से, कंपनी एक्ट, एलएलपी से पार्टनरशिप एक्ट, तो ध्यान में रहेगा आपको। ओपीसी के लिए कम से कम एक डायरेक्टर मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर मैंडेटरी है, एंड पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसी तरह एलएलपी के लिए, एलएलपी जब इनकॉर्पोरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो इसमें कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये डायरेक्टर की तरह होता है। तो मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में 2 होता है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना ही चाहिए। तो इसमें जो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसको, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, सीएफओ, सीईओ ये सभी कंपनी का पार्ट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी चीज़ें कंपनी के अंदर मैंडेटरी होता है। वो भी डिपेंड करता है, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल डिपेंड करता है कि कौन से, मतलब एक लिमिट होता है, लिमिट जिसे क्रॉस होता है तो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना वगैरह वगैरह ये चीज़ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, What is one of the major advantage of formation of LLP under LLP Act 2008, जून 2018 में पूछा गया है कि जब LLP का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका मेन एडवांटेज क्या होता है। तो LLP सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो यहाँ पे बी, इजी डिजुलेशन प्रोसेस, ये सभी बाहियात पॉइंट है। नो नीड टू मेंटेनिंग अकाउंट, ऐसा नहीं है, अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। एंड फिक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। मेन एडवांटेज फीचर एलएलपी जब पार्टनरशिप से अलग किया जा रहा था ना, तो इसका एक तो लायबिलिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन पर ध्यान दिया गया था कि मेंबर यानी पार्टनर और एलएलपी दोनों सेपरेट कहलाएगा और इसका जो सक्सेशन होगा अनलिमिटेड होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि पार्टनर और फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म दोनों एक ही ट्रीट किया जाता है, सेम, इसलिए यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्रिएट होता है। एंड पार्टनरशिप में अगर मेंबर, सभी मेंबर मर गया तो पार्टनरशिप को डिजुलेशन करना पड़ता है, लेकिन एलएलपी में सभी मेंबर मर जाएगा फिर भी एलएलपी का डिजुलेशन नहीं होगा। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इन एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2008, जून 2017 में पूछा गया है। बोल रहा है कि बुक को मेंटेन करने के लिए, बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए,
बुक ऑफ अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ये गलत है, मेंटेन करना पड़ता है। बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मेंटेन करना, कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नाइदर कंपनी नॉर एलएलपी, यानी कि आप फिजिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी रख सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ऑप्शन सी, बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेंटेन इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। अब कह रहा है कि जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो हाँ, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाएगा। कंपनी रहता तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाता है। चलो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। बुक ऑफ अकाउंट आर मेंटेन ओनली बाय इफ एलएलपी आर टर्नओवर अबव सर्टेन लिमिट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 8, What is maximum number of partner allowed in LLP under LLP Act 2008? अब बोल रहा है कि पार्टनर मैक्सिमम कितना अलाउ होता है एलएलपी में, तो मैं तीनों में बताता हूँ। एक तो पार्टनरशिप एक्ट में, दूसरा एलएलपी में, तीसरा कंपनी में। ओके, कंपनी में देखेंगे ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी आप सही से लिख लेना, ठीक है। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर मैंडेटरी है, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर मैंडेटरी है, ओपीसी क्रिएट करने के लिए मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। ये मिनिमम है, ठीक है। एंड मैक्सिमम की बात करूं तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 होता है। कभी और इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा पार्टनरशिप एक्ट में। ओके, एलएलपी में मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। एंड ओपीसी में मैक्सिमम और मिनिमम 1 ही होगा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 होगा, एंड पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होगा। तो पब्लिक कंपनी और एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर अनलिमिटेड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इस सभी पॉइंट को आप लिखते जाना, क्योंकि सभी चीज़ पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ना है, कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना है, सभी चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द एलएलपी एक्ट 2008 व्हाट इज मैक्सिमम द इम्पोज ऑन एलएलपी, यानी कितना फाइन इम्पोज किया जाएगा मैक्सिमम अगर एलएलपी एक्ट में किसी भी लॉ का, किसी भी सेक्शन का वायलेशन किया गया है। यानी कि जो कंप्लायंस करते हैं, बहुत सारा कंप्लायंस होता है एलएलपी में, एलएलपी का बहुत सारा फॉर्म का नेम है, LLP 8, LLP 7, LLP 4, LLP 1 2 3 4 5 6 7 8। LLP 8 बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि फाइल करना पड़ता है ROC के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर डिफ़ॉल्ट करेगा कंप्लायंस तो कितना पेनाल्टी लगेगा, तो यहाँ पेनाल्टी बोल रहा है मैक्सिमम कितना लगेगा, ठीक है, मिनिमम की बात नहीं कर रहा है, मैक्सिमम का, मैक्सिमम 5 लाख लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तो क्रैमिंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Who is responsible for signing the annual return of LLP under the LLP Act 2008, यानी कि एनुअल रिपोर्ट को, एनुअल रिटर्न को साइन करने का पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो जैसा कि पता है एलएलपी में 2 ही लोग होता है, एक को पार्टनर कहते हैं, दूसरा को डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, इसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट को, एनुअल रिटर्न को साइन करने का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें देखो मैनेजिंग डायरेक्टर तो होता नहीं है, CEO होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आशा करता हूँ आप लोग को
समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन 11, व्हाट इज पेनाल्टी फॉर द फॉलोइंग अंडर, यानी फेल होता है अगर कोई भी एनुअल अकाउंट को फाइल करने में अगर फेल हो जाता है तो कितना पेनाल्टी लगेगा। जून 2013 में पूछा गया था। तो पेनाल्टी का अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन इसका कुछ कंसिक्वेंस दिया गया है। क्या होगा अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो? सस्पेंशन ऑफ बिजनेस को रोक दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट ऑफ पार्टनर एंड फाइन एंड एडिशनल पेनाल्टी फॉर डिले। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो, एलएलपी हो या कंपनी हो, अगर कोई भी कंप्लायंस होता है उसको फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री के पास। अगर फाइल नहीं करता है तो उसको पेनाल्टी लगता है। जितना ईयर होते जाएगा उतना ज़्यादा पेनाल्टी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो फाइन भी लगेगा और पेनाल्टी लगेगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैं लिख के रखा हूँ, फाइन एंड पेनाल्टी लगेगा डिले फॉर फेल्यूर ऑफ फाइल ऑफ अकाउंट। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, एलएलपी में जब एनुअल अकाउंट की बात आ रहा है ना, तो इसका एक फॉर्म फाइल होता है LLP 8। मैं बहुत सारा LLP का फॉर्म फाइल किया हूँ। तो LLP 8 में ही LLP का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करके MCA पर फाइल किया जाता है। एंड अगर ये फाइल करने में फेल्योर होता है, डिले करता है, तो फाइन लगेगा। एंड फाइन 100 रुपया पर डे एडिशनल लगेगा। ठीक है, अगर ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करता है, ड्यू डेट हो गया उसके बाद फाइल कर रहा है, तो 100 रुपया पर डे पेनाल्टी बढ़ते जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अंडर द LLP Act 2008 व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर द LLP चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अगर LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, चेंज मान लिया जाए कि LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली है, तो दिल्ली से रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करके पटना लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा? तो अप्रूवल फ्रॉम ऑल पार्टनर, ऑप्शन बी। देखो, ये दिसंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 15 विथ रजिस्टर्ड। ऑप्शन सी, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3 विथ रजिस्टर्ड। एंड ऑप्शन डी, नोटिफिकेशन टू पब्लिक थ्रू एंड एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देखो, कंपनी में जब चेंज करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसके लिए एक फॉर्म फाइल किया जाता है। LLP में भी रजिस्टर्ड चेंज करते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्म फाइल किया जाता है। तो उस फॉर्म का स्पेसिफिक नेम होता है, उसी फॉर्म को कहते हैं LLP 3। तो LLP 3 में चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस करते हैं तो LLP 3 को फाइल करना पड़ता है ROC के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास। ठीक है, और LLP 8 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखो यहाँ पर मैं आंसर लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP एज पर LLP एक्ट 2008। कह रहा है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, LLP के रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन ए, पैन कार्ड। ऑप्शन बी, टैन नंबर। ऑप्शन सी, LLP एग्रीमेंट। ऑप्शन डी, डिजिटल सिग्नेचर। देखो, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं या LLP का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो कुछ कॉमन चीज़ें होता है जिससे कि कंपनी और LLP का इनकॉर्पोरेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि मिनिमम मेंबर और पार्टनर कितना है, मिनिमम डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना है वो बता दीजिए, कंपनी और LLP का नेम क्या रहेगा वो बता दीजिए, एंड मेंबर का पैन, आधार, ये सभी दे दीजिए, फ़ोटो वगैरह दे दीजिए। और कंपनी में टैन नंबर मांगते हैं, लेकिन LLP में टैन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। LLP एग्रीमेंट तो बनाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यानी कि जो पार्टनर और डिजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना, जो डिजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसका डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टर, कंपनी में डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा और LLP में डिजिग्नेटेड पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा।
ये सभी देखो टैन के बारे में मैं पूरा डिटेल लिखा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 14, अंडर द LLP एक्ट 2008 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ऑफ LLP। LLP के लिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बस एक ही लोग है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसको कितना बार मैं बताऊं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। MD और एक्सटर्नल ऑडिटर ये सभी हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल एनुअली बाय LLP अंडर LLP एक्ट 2008। बोल रहा है कि कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैंडेटरी फाइल करना पड़ता है एनुअली, हर साल। तो वो कौन सा फाइल करना पड़ता है, कौन सी डॉक्यूमेंट है? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न को LLP में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। LLP में जो डॉक्यूमेंट एनुअली फाइल किया जाता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। और एक कौन सी फॉर्म में फाइल होता है? फॉर्म 8। तो ये बात भी ध्यान में रखना है क्योंकि इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर फ्रॉम LLP। LLP में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रिक्वायर है? देखो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम, अरे जून 2016 में पूछा गया मिनिमम। मिनिमम कितना है? 2। इसलिए मैं बोला हूँ कि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखाया था मिनिमम मैक्सिमम, उसको आप लिख लेना, नोटिंग कर लेना। तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितना है? अनलिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अंडर द LLP एक्ट 2008 व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इफ LLP इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। अब कह रहा है कि कोई भी मेंबर यानी कोई भी पार्टनर LLP में फ्रॉड करता है, यानी कि वो पकड़ा जाता है कि फ्रॉड किया है ए पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसका लायबिलिटी क्या होगा? तो जनरली क्या होता है, पार्टनर का लायबिलिटी तो लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड के केस में पकड़ा गया तो उस केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, आई थिंक 17 क्वेश्चन ही पूरे पूछे गए थे LLP एग्रीमेंट से। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये एक्ट कब का है? 2017 का। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में पूछा गया था। यही हाल फिलहाल जिसका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया और एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा अता पता नहीं है। फिर भी चलो इसका क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं। मैच करने के लिए दिया हुआ है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में कंपोनेंट प्रोविज़न अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 मीन्स CGST एक्ट 2017 से रिलेटेड 8 टॉपिक दिया हुआ है। एंड लिस्ट 2 में चैप्टर दिया हुआ है। आपको मैच करना है कि कौन सी टॉपिक कौन सी चैप्टर में इंक्लूड है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ये चैप्टर 3 में है। किसमें? चैप्टर 3। तो ए का 2 देखो किस में है? ऑप्शन 2 में, और किसी में भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन से ये सारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर भी सभी को देखते हैं। ऑप्शन बी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ये चैप्टर 6 में दिया हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर 5 में है, चैप्टर 5 में। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर 10 में। ओके, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा।
एंड बाकी मैं आंसर भी सभी चैप्टर को लिख दिया हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से चैप्टर में क्या है। देखो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 3 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, चैप्टर 4 टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट, चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 7 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट, चैप्टर 8 अकाउंट एंड ऑडिट रिकॉर्ड एंड चैप्टर 9 रिटर्न्स एंड चैप्टर 10 पेमेंट ऑफ टैक्स, चैप्टर 11 रिफंड वगैरह वगैरह। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन न्यू दिल्ली। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, सेक्शन 12AB में इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड हुआ है उसका लोकेशन है दिल्ली, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड योगा ट्रेनिंग, और वो योगा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है टू मिडल एज पीपल एंड कोचिंग फॉर बास्केटबॉल टू टीनेजर एंड स्किल डेवलपमेंट सर्विस टू पर्सन ओवर द एज 65 ईयर रेसिडेंस इन न्यू दिल्ली। ये जो स्किल डेवलपमेंट सर्विस ओल्ड एज को दे रहा है, जो कि रहने वाला कहाँ का है, न्यू दिल्ली का, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जुलाई दिस ट्रस्ट इज लायबल टू पे GST ऑन। ये 3 सर्विस था। एक तो योगा ट्रेनिंग दे रहा था मिडल एज वाले पीपल को, एंड बास्केटबॉल का स्किल दे रहा था टीनेजर को। तो ये दोनों एग्जम्प्ट हो जाता है, योगा ट्रेनिंग एंड बास्केटबॉल वाला दोनों एग्जम्प्ट हो जाता है। एंड ये जो स्किल डेवलपमेंट सर्विस है ये भी एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन रूरल एरिया में, गांव देहात में अगर प्रोवाइड करता है तो एग्जम्प्ट होगा। अगर अर्बन एरिया में प्रोवाइड करता है स्किल डेवलपमेंट सर्विस तो मोर देन 50 ईयर एज भी रहेगा फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी लायबल होगा GST पे करने के लिए। ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट एंड सर्विस। बाकी मैं यहाँ डिटेल में आंसर प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। नाउ थर्ड क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन अभी तक जो आ रहा है ना, ये 2024 में पूछा गया है, जून 2024 में। विच ऑफ स्टेट every supplier of goods and services required to obtain registration if the aggregate turnover exceed threshold limit 20 लाख for supply of goods and service। ये बोल रहा है कि कौन से स्टेट में अगर गुड्स एंड सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से एबव हो जाता है तो GST रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड सिक्किम। एंड दुर्भाग्य की बात, ये सभी स्टेट में ये अप्लीकेबल है, मतलब सभी स्टेट में 20 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर हो जाता है आइदर गुड्स सप्लाई का या सर्विस सप्लाई का, तो GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन सभी दिया है ना, सभी के सभी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। किसी ऑप्शन में ABCDE नहीं है, ठीक है, देख लो, किसी ऑप्शन में सभी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी स्टेट में ये अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, इसको देख सकते हो। तो ऑप्शन ऐसा होता है, UGC नेट एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होता है, हर पेपर हर एग्ज़ाम में ही, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट GST से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? GST इज ए सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यस, यही ऑप्शन सही है। GST सिंगल सप्लाई है, सिंगल टैक्स है, मल्टीपल टैक्स नहीं है।
गुड्स और सर्विस का जो सप्लाई किया जाता है उस पर सिर्फ जीएसटी लगता है और जीएसटी सिंगल टैक्स है। ओके, चलो ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। जीएसटी इज टैक्स इनकम। जीएसटी इज ए टैक्स ऑन इनकम। क्या इनकम पर जीएसटी लगता है? नहीं, इनकम पर तो इनकम टैक्स लगता है। क्या? इनकम टैक्स लगता है। जीएसटी इज अप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स। क्या सिर्फ गुड्स पर लगता है? नहीं, गुड्स और सर्विस दोनों पर लगता है। जीएसटी अप्लीकेबल ओनली ऑन सर्विस नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आंधी तूफान मेरे साइड चल रहा है, ये आंसर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। जीएसटी सिस्टम इन इंडिया इज गवर्न बाय। जीएसटी सिस्टम को कौन गवर्न करता है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी यूनियन टेरिटरी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। कौन? बोथ, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर जीएसटी लॉ को गवर्न करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आंसर प्रोवाइड किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। विच जीएसटी रेट इज अप्लीकेबल ऑन इसेंशियल कमोडिटी। इसेंशियल कमोडिटी पे कौन सी जीएसटी रेट अप्लीकेबल होता है? देखो, इसेंशियल कमोडिटी, इसेंशियल गुड्स रहेगा ना, उस पर इसका रेट है 5%, मतलब कम रेट है, ज़्यादा नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द concept of input tax credit is associated with which of following tax? ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट किससे रिलेटेड है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनकम टैक्स में इसका कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। कॉर्पोरेट टैक्स, वही इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, इसमें भी नहीं है। जीएसटी में यस, जीएसटी में आईटीसी ले सकते हैं, वेल टैक्स में नहीं है। तो आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ना, जो परचेज करते हैं, तो परचेज मान लिया जाए कि 5 लाख का गुड्स किया, ओके, और इस गुड्स पर 10% जीएसटी पेमेंट किया, तो 50,000 का जीएसटी पेमेंट किए हैं, ओके, और ये गुड्स को सेल किए हैं एंड सेल किए हैं 6 लाख रुपया में। चलो, इस 6 लाख पर 10% जीएसटी कलेक्ट किए हैं, तो 60,000 जीएसटी कलेक्ट किए हैं और 50,000 जीएसटी पेमेंट किए हैं। तो इसका जो ये 50,000 परचेज पर जो जीएसटी पेमेंट किए हैं, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। परचेज जो गुड्स करते हैं उस पर जितना भी टैक्स पेमेंट करते हैं उस टैक्स को आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ 50,000 क्लेम कर लेंगे, तो 60,000 में 50,000 लेस कर लो और नेट जीएसटी पे कर देंगे 10,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईटीसी क्या होता है। तो आईटीसी किस पर क्लेम करते हैं? परचेज पर या सेल पर? आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स रिप्लेस बाय जीएसटी? किस टैक्स को जीएसटी में रिप्लेस किया गया? एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, वेल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो, इनकम टैक्स तो सेपरेट है, वेल टैक्स भी सेपरेट पहले हुआ करता था, अब वेल टैक्स को इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है, ये भी इनकम टैक्स का पार्ट हो गया है। तो एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया गया है जीएसटी में। देखो, बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस करके जीएसटी में मर्ज किया गया है। जिससे पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। गुड्स टैक्स हुआ करता था, जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। सेल टैक्स हुआ करता था, एक्साइज टैक्स हुआ करता था, सभी को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। करीब करीब टोटल 17 टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स 17 था। उन सभी को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट कौन सा है? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, नहीं जी। ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, यस। प्रेसिडेंट भी नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। यानी कि जीएसटी से रिलेटेड जितना भी डिसीजन लिया जाता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द मैक्सिमम जीएसटी रेट अप्लीकेबल ऑन लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम पर मैक्सिमम जीएसटी रेट कितना लगता है? 28%, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जीएसटी अप्लीकेबल ऑन, जीएसटी किस पर अप्लीकेबल होता है? ऑल गुड्स एंड सर्विस, ओनली गुड्स, ओनली सर्विस, नन ऑफ दीज, किस पर? सभी पर, गुड्स और सर्विस दोनों पे। और ये गुड्स एंड सर्विस क्या करना पड़ेगा? सप्लाई। इसको मतलब कि जीएसटी टैक्सेबल कौन सी पॉइंट पर होता है? सप्लाई पर। यहाँ पर सेल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है जीएसटी में? सप्लाई। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते जाना है। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर नोट फीचर जीएसटी, बोल रहा है कौन सा जीएसटी का फीचर नहीं है। नोट को अच्छे से पढ़ना। ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ जाता है, नोट हट गया और फीचर जीएसटी का ऑप्शन लगा दिया, गलत हो गया। तो यहाँ पर जीएसटी का फीचर नहीं है, वो देखना है। ऑप्शन ए देखें, पॉइंट ए, जीएसटी अप्लीकेबल ऑन सप्लाई। अभी तो मैंने बताया कि जीएसटी किस पर? सप्लाई पर होता है। क्या चीज़? गुड्स एंड सर्विस का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, जीएसटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स रादर देन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी जो होता है ना, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं होता है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। यहाँ से ऑप्शन तुम चूज कर लो। बी किस में है? बी 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में नहीं है, तो 4 को काट दो। उसके बाद देखो ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए किस में है? ऑप्शन ए 1 में है, तो 1 भी नहीं होगा। तो 2 और 3 इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो सी ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू IGST इन एडिशन टू अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। क्या करा है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। यस, जितना भी गुड्स इंपोर्ट होता है ना, यानी कि विदेश से जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, फॉरेन कंट्री से जितना भी गुड्स इंडिया में आता है, इंपोर्ट होता है, वो सभी गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन सी किस में है? 2 में है। चलो 2 को काट दो, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर भी डी और ई पढ़ लेते हैं। इट इज़ डुअल टैक्सेशन विथ सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी ऑन द कॉमन बेस। तो ये सही है। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी एग्जेम्पशन। क्या जीएसटी में कोई एग्जेम्पशन नहीं है? एक गलत है। जीएसटी में भी एग्जेम्पशन है, तो एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं जिसे सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें 15 साल तक का एग्जेम्पशन मिलता है। 5 + 5 + 5 ईयर, यानी 5 साल तक 100% एंड अगेन 5 साल तक 100% एंड अगेन 5 साल तक 50% मिलेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाकी मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया हूँ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। यानी कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उनमें से इन सभी पॉइंट में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, मैंने बताया कि ओरिजिन टैक्स नहीं है। ध्यान में रखना, ये छोटी बात है लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर लिख लेना, ऐसे लिखना ओरिजिन और इसको क्रॉस कर लेना,
यानी कि जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। कौन सा बेस्ड टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अब 1 पॉइंट करेक्ट हुआ। यहाँ से देखो 1 किस में 1 2 यानी 2 3 4 में। तो ऑप्शन बी को 1 को तो काट लो, ऑप्शन बी देखते हैं। इट बेनिफिट प्रोड्यूसिंग अ स्टेट मोर, नहीं देखो, जब ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है तो प्रोड्यूसिंग स्टेट को बेनिफिट ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा। जब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो जहां कंजम्पशन होगा उस स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन देखो, कंज्यूमिंग स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, यस, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो छोटी पॉइंट है बट एक दूसरे से कोरिलेट है, समझना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ई पॉइंट भी गलत है। तो देखो बी किस में है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या बोला है, इंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट, सही ऑप्शन चूज करना है। सी किस में है, 2 में है और 4 में है। चलो 3 को भी काट दो, तो या तो 2 होगा करेक्ट या 3 होगा। डी ऑप्शन, यानी कि जीएसटी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। देखो टैक्सेशन 2 टाइप का होता है, 2 टाइप, एक प्रोग्रेसिव दूसरा रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ते जाएगा। तो ये जो अप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स में, किसमें? इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स में स्लैब का बात आता है कि 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 20 लाख से एबव जितना भी रहेगा इनकम उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। तो इस स्लैब जिसे जिसे इनकम बढ़ रहा है टैक्स उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे आपके पास 1 रुपया हो या करोड़ रुपया हो, अगर एक शर्ट मैं ख़रीदा हूँ तो जितना टैक्स मैं दिया हूँ अगर अंबानी भी खरीदेगा ये शर्ट उतना ही टैक्स अंबानी भी देगा, ठीक है। तो अमीर हो या गरीब हो सभी टैक्स गुड्स पर बराबर देते हैं, उसी को कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव मतलब फिक्स हो गया, इनकम को बढ़ने घटने से आदमी अमीर गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टैक्स पर। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है, जीएसटी प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी गलत है, तो 2 भी कट गया, तो ऑप्शन 4 एक करेक्ट हो जाएगा। ई पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला टैक्स। अम्ब्रेला टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि 17 टैक्स को सभी को कंबाइन करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, तो अम्ब्रेला टैक्स हो गया, यानी कि बहुत सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जीएसटी। तो जीएसटी अम्ब्रेला टैक्स है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ये आंसर एनालाइज करके दे दिया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कमोडिटी कीप आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। कौन सा जीएसटी से बाहर है? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये जीएसटी के अंदर है। देखो इसमें जीएसटी भी लगता है और सेस भी बहुत सारा लगता है, प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। तो ये जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट है ना, हर तरफ से मारा जाता है, इसलिए तो पान मसाला गुटखा शराब वगैरह महंगा होता है, क्योंकि जीएसटी भी लगा रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, सभी चीज़ लग रहा है, ऊपर से कंपनसेशन सेस भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, 100%, मोर देन 100%, 200% तक भी लगता है। तो ऑप्शन ए तो है जीएसटी में इंक्लूड। ऑप्शन 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखो अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर किया गया है, बाहर ही रखा गया है, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जीएसटी जब लाया जा रहा था तो सभी स्टेट वाला लड़ने लगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि नहीं लाओ, जीएसटी से हम लोग को लॉस हो जाएगा, हम नहीं मानेंगे, हम जीएसटी को लाने नहीं देंगे, फलाना डिमका। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि ठीक है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसको बाहर रखते हैं, तो पेट्रोल पर जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो अपने हिसाब से आपके स्टेट में जो भी टैक्स लगता है पेट्रोल पे वही टैक्स लगाएंगे। अगर वैट लगता है तो वैट लगाएंगे, या कोई और अदर टैक्स लगता है वही टैक्स आप लगाएंगे और कलेक्ट करेंगे।
तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अभी बाहर रखा गया है, लेकिन कभी भी नोटिफिकेशन लाकर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लाकर कभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर ला सकता है। फिलहाल के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से आउट है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एडिबल ऑयल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये सभी जीएसटी के अंदर ही हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मैं पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ। और ए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग पॉलिसी हैज़ लॉस्ट इट सिम्स द कंसिक्वेंस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। कह रहा है कि कौन से पॉलिसी को लॉस्ट होता अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट होता, तो इन सभी पॉलिसी में किसको लॉस होता। मॉनेटरी पॉलिसी, देखो इसको तो लॉस होगा लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। किस रूप से? इनडायरेक्ट। लेकिन फिजिकल पॉलिसी डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करेगा। ट्रेड और एग्जिम पॉलिसी भी इनडायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करेगा, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन इज अप्लीकेबल अंडर। डेस्टिनेशन बेस्ड किस पर? जीएसटी पर। ये सभी अब बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जीएसटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, तो वो कौन सा पर्सन होगा जो कि जीएसटी पे करेगा। जीएसटी पे किसको करेगा? गवर्नमेंट को। कौन? सप्लायर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ और बता दूं, इंट्रा और इंटर, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। देखो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है आउट, विदिन द सिटी, विदिन द स्टेट। विदिन द स्टेट में इंट्रा स्टेट कहते हैं। विदिन द स्टेट को इंट्रा स्टेट। मान लिया जाए कि पटना में है और पटना के किसी दूसरे शहर में, मान लिया जाए कि राजगीर में गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है, गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है, तो ये एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा है, तो इसको कहेंगे इंट्रा स्टेट। अगर पटना से पटना तो इंट्रा स्टेट, राजगीर से राजगीर इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट में CGST प्लस SGST दोनों लगता है। इंटर स्टेट का मतलब होता है 2 स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको इंटर स्टेट कहते हैं। जिससे कि मैं बोल रहा हूँ बिहार से दिल्ली, तो बिहार एक स्टेट हो गया एंड दिल्ली अदर स्टेट हो गया, तो बाउंड्री क्रॉस किया जा रहा है, 2 स्टेट के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो इसको कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर IGST लगता है। कौन सा? IGST। तो ध्यान में रखना है, जिसे बाउंड्री क्रॉस करेगा, आइदर नेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बाउंड्री, इट मीन्स कि स्टेट को क्रॉस करेगा या फिर कंट्री को क्रॉस करेगा, तो उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे और IGST अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लेना, विदिन द स्टेट, स्टेट के अगर अंदर तो इसको इंट्रा स्टेट कहेंगे, अगर 1 स्टेट से 2 स्टेट या फिर 1 कंट्री टू 2 कंट्री तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे और इसमें IGST लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IGST। IGST का फुल फॉर्म क्या होता है? IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UGST का यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बाकी तो हो गया। ठीक है, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विस नहीं, इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपका 19, विच ऑफ फ्लोइंग नोट पार्ट ऑफ जीएसटी का पार्ट कौन नहीं है। 2018 में पूछा गया था। तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन जीएसटी सभी जीएसटी का पार्ट है, वैट जीएसटी का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी वाज पास इन, जीएसटी पास कब हुआ था? 2017 में, इसलिए जीएसटी एक्ट 2017 कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 21, अंडर जीएसटी टैक्स रेट फॉर विच ऑफ फॉलोइंग 12%, 12% किस पर टैक्स रेट लगता है? तो इसेंशियल गुड्स पर तो आपने देखा था 5%, लग्जरी गुड्स पर भी आपने देखा था 28%, तो 12% सर्विस पर लगता है। किस पर? 12% सर्विस पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जीरो रेट सप्लाई अंडर जीएसटी रिफर्ड, यानी जीरो रेट सप्लाई को क्या कहते हैं? देखो, जीरो रेट सप्लाई को नो टैक्स रेट कहते हैं। मतलब कि इसमें टैक्स तो लगता है लेकिन 0% से। कितना परसेंट? 0% से। तो क्या करते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाता है, इसको ITC क्लेम किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ए सप्लाई ऑफ टैक्स गुड्स एंड सर्विस एग्जेम्प्टेड नहीं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई अलग होता है, जीरो रेट अलग होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ नो टैक्स रेट, यस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5% नहीं, 12% नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जीएसटी विच टाइप ऑफ सप्लाई एलिजिबल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कौन सी सप्लाई एलिजिबल होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जीरो रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई ही होता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर ITC नहीं मिलता है, तो ध्यान में रखना है, ITC एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर नहीं मिलेगा। और ये टोटल जीएसटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी को मैं डिस्कस कर लिया हूँ। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।